दुश्मन जो है वो छुप कर वार कर रहा है और छुप कर वार इसी तरह कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। जो हमारी दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। कहीं आपने देखा होगा कि हमारी वेबसाइट्स को अटैक किया जाता है। फरहान साहब क्या ऐड करना चाहेंगे आप? लेकिन डेटा प्रोटेक्शन लॉ, आपकी जो प्रिवेसी है, आपका फेक न्यूज़ फैलाने के ऊपर किसी को ये राइट नहीं दिया जा सकता कि वो फेक न्यूज़ फैलाए। हमारा स्टेप ये है कि हम उस डिजिटल टेररिज्म को रोकने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, इस पे कानून साजी होनी चाहिए। और शायद आप हैरान होंगे कि बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए कुछ गेम्स का भी जिक्र किया है। गेम के चैट रूम्स में जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन दी आगे फॉरवर्ड की जा रही थी। अब इसराइल की बात करें तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पूरी वेस्टर्न सपोर्ट है, स्पेशली अमेरिका की, उसके साथ हर तरीके से लॉजिस्टिकली, वेपन वाइज, टेक्नोलॉजिकली वाइज सपोर्ट है। हमारे पास भी इसकी भरपूर कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी हैं, वो काउंटर कर सकते हैं। और उस पर पाकिस्तान का जो दिफा है तो वो इस फाइट के अंदर भी जो है वो एक मजबूत और अच्छे हाथों के अंदर है। अच्छी बात यह है जी, मैं ये कहूँगा कि स्पेशली इस डोमेन के अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान भी जो है वो हम पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान के अंदर भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी इसमें पीछे नहीं है। तो जिस तरीके से वॉर के अंदर एक दुश्मन का हक है कि वो अपनी जहाज भेजता है, फौजी भेजता है, मिसाइल मारता है आपके ऊपर, तो वो डिजिटल के ऊपर आप पे अटैक क्यों ना करे। तो दुश्मन क्या कर रहा है या कौन बंदा विद नेगेटिव इंटेंशन आपके अगेंस्ट जा रहा है, हाँ आपके हाथ में क्या है कि आप उस पर रिस्पॉन्स कैसा देते हैं। वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री, हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस उनकी जो है वो पाकिस्तान से आती है। गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर गूगल का यहाँ पे ऑफिस होगा, फेसबुक का यहाँ पे ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, हम उनको इसके ऊपर करें कि जो डेटा सेंटर्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट करें ताकि हमारा डेटा यहाँ रिजाइड करे। जो गवर्नमेंट के करने वाला काम है मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा वो ये है कि वो इस लेवल के ऊपर जो है वो पॉलिसी मेकिंग, इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम, जहाँ पे ये जो बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनको एम्ब्रेस करें, इनके साथ ऐसी चीज़ें करें कि उनको लेकर आएँ। I am your presenter Taimur. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं द राइज ऑफ डिजिटल टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर यूथ। दुश्मन जो है वो छुप कर वार कर रहा है और छुप कर वार इसी तरह कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, फरहान मिर्ज़ा जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, कैटलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं और ये ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि पब्लिक सेक्टर में भी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ सर्विसेज एंड कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें अभी जो दुनिया जिस पैराए में चल रही है, जितनी तेज़ी से दुनिया ने अपना रुख तब्दील किया है, एक मैनुअल सिस्टम से हम डिजिटल सिस्टम की तरफ गए हैं। और जब डिजिटल सिस्टम की बात की जाए तो डेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप देखें कि जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनके दरमियान अब जंगें ट्रेडिशनल नहीं हैं। आपने देखा होगा कि रशिया अमेरिका को आंखें दिखाता है, अमेरिका रशिया को आंखें दिखाता है, लेकिन उनकी ट्रेडिशनल वॉर्स नहीं है, दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। वॉर कहाँ पर चल रही है? बिहाइंड द सीन सिर्फ डाटा वॉर्स चल रही हैं और ये डाटा वॉर के अंदर कहीं ना कहीं उनके हैकर्स कामयाब हो जाते हैं, कहीं पर अमेरिकन हैकर्स कामयाब हो जाते हैं, कहीं पर जो हमारी दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। कहीं आपने देखा होगा कि हमारी वेबसाइट्स को अटैक किया जाता है, हमारे जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको अटैक किया जाता है। और फिर दूसरी तरफ हमारे इतने एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि इन कार्रवाइयों का काउंटर करते हैं। फरहान साहब क्या ऐड करना चाहेंगे आप? एब्सोल्युटली यू आर राइट। और अभी की जो वॉरफेयर है, जिसको ज़बान में काफ़ी यूज़ भी किया जाता है, 5th जनरेशन वॉर जब आप इसको कहते हैं, तो ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है। ठीक है। और अभी भी उसकी बिल्कुल ज़रूरत तो होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी, एयरफोर्स या इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस सब के साथ साथ जो अभी आपने जिस तरह जिक्र किया यूक्रेन वॉर के अंदर साइबर वॉरफेयर के हवाले से, अब हमारे पास एज अ कंपनी हमने इसको स्टडी किया, हमारी टीम्स ने इस पर रिसर्च किया। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे इसको यूज़ किया गया। और शायद आप हैरान होंगे कि बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए कुछ गेम्स का भी जिक्र किया है। गेम के चैट रूम्स में जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन दी आगे फॉरवर्ड की जा रही थी। और सो साइबर वॉरफेयर हमें ये अभी यूक्रेन इशू की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत नज़र आती है। इसराइल का अंदर जो है साइबर के अंदर उनकी बहुत रिसर्च है, बहुत इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए हैं, उनकी बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर हैं। लेकिन ईरान और ये जो आपका इसराइल का जो वॉरफेयर आता है इसके अंदर भी साइबर के ऊपर हमें बहुत नज़र आता है। अच्छा ये देखें ना, ये बदबख्त जो हैं ये टेक्नोलॉजी में बहुत काम कर रहे हैं, इनके पास अपने वॉरफेयर्स उस तरह से अवेलेबल नहीं है। अमेरिका की सपोर्ट के साथ आप देखें अभी भी पैलेस्टाइन के अंदर जो जितना जुल्म सितम कर रहे हैं, इनके अपने जहाज़ नहीं है, अपने टैंक्स नहीं है,
ये सारी इस तरह की इमदाद जो है वो अमेरिका से ले रहे हैं, लेकिन ये काम ज़्यादा किस चीज़ में कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसी चीज़ में ये सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज को काउंटर करने के जी जी। तो बिल्कुल जी, अगर आप इसराइल की बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें मेरा ख्याल है ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उसके वेस्ट के पूरी वेस्टर्न सपोर्ट है, स्पेशली अमेरिका की उसके साथ हर तरीके से लॉजिस्टिकली, वेपन वाइज, टेक्नोलॉजिकली वाइज सपोर्ट है। लेकिन वो कहते हैं गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। उनको अपना भी मैं इसके ऊपर कहूँगा कि जो R&D उन्होंने की, और जो स्पेशली मैं साइबर के अंदर अगर बात करूँ स्पेक्ट्रम में, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत जो है वो इन्वेस्ट किया पढ़ाई के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। सो वो उसके वजह से उन्होंने उसके अंदर किया। अच्छी बात यह है जी, मैं ये कहूँगा कि आप स्पेशली इस डोमेन के अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान भी जो है वो हम पीछे नहीं हैं। मैं बताया कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे ऐसे हम खुद कर रहे हैं जिसकी ऑफ कोर्स सेंसिटिविटी की वजह से हम बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में उन पे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तान के अंदर भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भी इसमें पीछे नहीं है, और वो इस चीज़ को बिल्कुल रियलाइज़ आज का नहीं, काफ़ी अर्से पहले से उन्होंने रियलाइज़ कर चुके हैं। और इसके अंदर हम भी जो हैं कोई ओपन फील्ड नहीं दे रहे किसी भी एंटी कंट्री को या एंटी पाकिस्तान किसी भी एलिमेंट को, और हमारे पास भी इसकी भरपूर कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटी हैं कि किसी भी इस तरह की चीज़ को हम जो है वो काउंटर कर सकते हैं। और उसके ऊपर पाकिस्तान का जो दिफा है, अगर मैं इसमें कहूँ कि तो वो इस फाइट के अंदर भी जो है वो एक मजबूत और अच्छे हाथों के अंदर है, और हर आने वाले दिन के साथ, हर चीज़ के साथ जो है वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है फर्दर इम्प्रूवमेंट हो रही है। और हम जैसे लोग, हालांकि हम यूनिफॉर्म तो नहीं पहनते, लेकिन हमारा जज्बा या जो है वो बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर है, और हम अपनी जो भी कंट्रीब्यूशन है आज भी और आगे आने वाले टाइम पे भी, और ना सिर्फ मेरी कंपनी बल्कि मेरे जैसे और भी जितने भी लोग, जितनी और भी कंपनीज इसके अंदर हैं, मेरा ख्याल है ये चीज़ हम सब में कॉमन है कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम सारे एक हैं, कोई डिफरेंसेस, कोई और चीज़ जो है वो इसके ऊपर नहीं आती। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आपका वापस जाना चाहूँगा, उस वक्त वो माइक की शुगर से मैं हमसे बात नहीं कर सके, डिजिटल टेररिज्म के हवाले से जब आपने बात की और उसमें सोशल मीडिया या आपने इसका जिक्र किया, तो ये भी एक ग्लोबल फिनोमेना है। आप ना सिर्फ, अभी मैं पाकिस्तान की बात भी नहीं करता, अभी रिसेंटली यूएस के इलेक्शंस आने वाले हैं नवंबर में, तो वहाँ पे ऑलरेडी पिछले इलेक्शन में भी बात हुई कि रशियन हैकर्स ने उसके ऊपर काम किया था, और जो उस सिस्टम के अंदर किया गया उसको यूज़ किया जाता है। और यही चैनल्स, सोशल मीडिया एक्चुअली जी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इसने कम्युनिकेशन को, लोगों को कनेक्ट करने के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इसीलिए दुनिया में ये पॉपुलर भी हुआ। और हम इसको पसंद करें या ना पसंद करें, उस डिबेट में जाए बगैर, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अनफोल्ड नहीं हो सकती, और ये आगे दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द प्रेजेंट, और ये शायद इसकी शक्लें या एप्स बदलती जाएंगी, नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ आती जाएंगी, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। और चैलेंजेस को अगर हम टोटली इग्नोर कर दें या उसको जो है वो अंडर द कार्पेट करने की कोशिश करें तो वो भी गलत है। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट होती है, और जो दूसरी आपने बात की कि बहुत सारे चीज़ों के ऊपर आपकी आइडेंटिटी, स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है वो पता नहीं चलेगा वहाँ पे। तो आप एक फेक अकाउंट्स, फेक प्रोफाइल, ये कॉमन चीज़ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, और भी जगहों के ऊपर हो रही है। और फेक चीज़ ऐसी है जिसके कोई डिफेंस नहीं दिया जा सकता अब टेक्नोलॉजी या उसके साथ, और इसको काउंटर करना और सारी दुनिया कर रही है। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर पाकिस्तान भी जो चीज़ें कर रहा है, जो स्टेप्स ले रहा है, जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे मॉरल फैब्रिक के लिए ज़रूरी हैं, उसके ऊपर हमें बिल्कुल करना चाहिए, और हो भी रहा है। और दुनिया में भी जो हमने देखा जैसे साइड कि हम कुछ उनकी लॉज के हम पर हमने कुछ जगहों के ऊपर हमने कंट्रीब्यूट भी किया अपना ओपिनियन देने के अंदर, कुछ हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन लॉ, आपकी जो प्राइवेसी है, आपका फेक न्यूज़ फैलाने के ऊपर किसी को ये राइट नहीं दिया जा सकता कि वो फेक न्यूज़ फैलाए, उसके ज़रिए कन्फ्यूजन क्रिएट करे। इज़हार हक़ राय का जो लोगों ने मतलब ले लिया वो ये कि कोई भी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी हवाले से कर दी जाए तो कोई पूछने वाला ना हो, आपने अपनी राय का इज़हार जी। मेरा जो इस पे व्यू पॉइंट है जी वो ये है कि मैं आई एम ऑल इन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच या इज़हार हक़ राय, लेकिन इज़हार हक़ राय के साथ जो दूसरा वर्ड या इसके साथ ही वर्ड जिसको और हमें समझना बहुत ज़रूरी है वो है ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी ट्रू। सो मेरा हक है कि मैं जो फील करता हूँ या जो ओपिनियन रखता हूँ वो एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि इज़हार हक़ के आज़ादी के नाम पे या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे मैं फेक न्यूज़, अनवेरीफाइड न्यूज़ या न्यूज़ विद द इंटेंशन कि जिसका मकसद जानबूझ के लोगों में कन्फ्यूजन फैलाना, केओटिक सिचुएशन पैदा करना, या किसी मुल्क को, किसी इदारे को, किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट करके उसको
स्पेशली नुकसान पहुंचाना, ये इज़हार हक़ राय बिल्कुल नहीं अच्छा है। फरहान साहब, ये जो अभी आपने बात की, मैं इसको थोड़ा सा मजीद लिंक करना चाहूँगा। देखिए, पता है ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको पता है कि वो अभी ज़्यादातर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट्स जो हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रही हैं। आप कभी फेसबुक यूज़ करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह कुछ भी, तो आपको सर्टन एड्स आने शुरू हो जाते हैं। इवन यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं तो वो देखते देखते एक सर्टन कैटेगरीज की, सर्टन टाइप की वीडियोस आ रही होती हैं। ये वीडियोस उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाती हैं जिनके अकाउंट्स होते हैं, जिसको सब्सक्राइब करके देख रहा है या जिसके कंटेंट को वो रीच आउट कर रहा है। अच्छा, अब लोगों के लिए ये एक तरह का इजी अर्निंग वे भी बन गया हुआ है। तो इसमें जो आपने एक वर्ड यूज़ किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते वक्त ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, और वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे को, ये कुछ डॉलर्स कमाने की खातिर, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इंटरेस्ट को दाव पे लगा देते हैं, हमारी फोर्सेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मेरा ख्याल है इस चीज़ को हक़ इज़हार राय के तौर पर नहीं लिया जा सकता। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। जहाँ पे फेक की चीज़ आ जाती है और मेलिफाइड इंटेंशन की बात आ जाती है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं आता। आपकी बात में अभी भी दो चीज़ें थी। एक, आपने जिस तरह यूट्यूब चैनल्स की बात की और वीलॉग्स, और इसके ऊपर ये बहुत सारा है, और ऑफ कोर्स इट्स एन अर्निंग। और इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि अगर आप एक चैनल बनाते हैं, उस पर ऐसा कंटेंट आता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने उसके ऊपर ऐड चलेंगे। Exactly. और उन ऐड से यूट्यूब भी अर्निंग करेगा और उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको भी मिल जाएगा उसके ऊपर। ऐसे ही है। तो वो एक चैनल जो है वो बन गया है। अच्छा, उसके ऊपर हर तरह के चैनल हैं, एंटरटेनमेंट चैनल भी हैं, इंफॉर्मेशन चैनल्स भी हैं, एजुकेटिव भी हैं, और बाकी किसी भी चीज़ से डिपेंड करता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलते जाएंगे। उस पर कंट्रोल करना, और वो ऐसा ही। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में कोई नई चीज़ नहीं है। अगर मतलब मीडिया, अब इस कॉन्सेप्ट को देखें, आज ये यूट्यूब चैनल था, इससे पहले अखबार थे, इससे पहले टीवी चैनल थे, टीवी चैनल से पहले अखबार थे। उसमें भी हमें नज़र आता है कि बहुत सारे अखबार, जिसको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है, कि वो उसका मकसद ही फेक न्यूज़, चटपटे स्टोरियाँ बना के जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, सेल करना होता था। अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि ये विद टाइम लोगों को समझ आ जाती है कि कौन से चैनल ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा है, कौन सा चैनल जो है वो अनऑथेंटिक न्यूज़। चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो, मीडियम्स बदलते रहेंगे। कुछ अर्से पहले जो है अखबार था, उसके बाद टीवी चैनल्स आए, अब जो है वो यूट्यूब चैनल्स आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि ये जो हम सुनते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है फॉर सर्टन पीपल, जो कि जैसा मैं, ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे होते हैं वो एक्स या ट्विटर के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर आपने जो टिकटॉक देखा होगा, इसके ऊपर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। प्रमोशन के लिए ये चीज़ें चल रही है ना। एक चीज़ जब बार बार आपके सामने आती है, इट्स फेक और इट्स अ ट्रूथ, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ बार बार बोला जाए तो वो सच लगना शुरू हो जाता है। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा, Exactly. आप उसको बार बार इतनी दफा करें कि वो ह्यूमन माइंड उसको एक सर्टेन देर के बाद सच समझना शुरू कर दे। तो ये भी डिजिटल टेररिज्म की तरफ चीजें लेकर जाती हैं, जो कि इंतशार लोगों के ज़हन में पैदा करती हैं। जी। इससे बचा कैसे जा सकता है? देखें, सबसे पहले अगेन इसके अंदर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रोल्स हैं, एज अ गवर्नमेंट, एज एन इंस्टीट्यूट्स, एज अ पब्लिक अवेयरनेस। हमें तो इसके ऊपर बात करनी, जैसे आज आप शो कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है, मैंने इसके ऊपर पहले कोई शो या इस तरीके से डिटेल से नहीं देखा या सुना, तो ये एक लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। इस टॉपिक पे बात करना मेरा ख्याल है पहला स्टेप है, ठीक है। तो आप वो इसमें करते हैं। दूसरी चीज़ आती है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हमारा तो मजहब भी ये कहता है कि सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक के आगे ना बढ़ाओ। तो बीइंग मुस्लिम, हमारा जो है वो एक, तो ये एक चीज़ है, ये एज ए रिलीजियस भी हमारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, और फिर मेरी एक मॉरल ड्यूटी कह लीजिए या उसके ऊपर भी है कि मैं उसको ना करूं। तो हमारे लोगों को थोड़ी सी चस्के की आदत होती है, तो वो जो चटपटा न्यूज़ आती है उसको तो वो देखे दिखाए बगैर, इससे पहले चैनल में भी होता था वो जो हम देखते थे सबसे पहले के जो टिकर चलने की ब्रेकिंग न्यूज़। तो अब वो होता है कि हम अपने फैमिली ग्रुप्स में, स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप्स में सबसे पहले मैं सबसे पहले भेज दूं, इसमें देखे बगैर के वो है कि नहीं। आई थिंक दैट शुड बी वेरीफाइड इन एवरीथिंग। ये तो हो गई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसके ऊपर बात। उसके बाद मेरा ख्याल है, मैं एटलीस्ट इसके ऊपर पर्सनली अगर बात करूं तो आई एम ऑल इन कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट के चेक्स होने ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर तो ये चीज़ मैं इसकी वजह से अगर हमारे मुल्क को या हमारे, देखें बाज़ औक़ात बहुत सारी फेक न्यूज़ के ऊपर ऐसे हादसात या ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि लोग मुश्तइल हो गए,
एक गलत खबर थी और उसके ऊपर दंगे फसाद शुरू हो अभी गए। ये यूके में एक रिसेंट यूके में अभी हुआ, वो बंदा भी इधर से शायद मेरे ख्याल पकड़ा है इधर से जाके, मतलब अभी उस पेनलाइज नहीं हो सका, हाँ, लेकिन हाँ। बात ये है कि कहीं ना कहीं वो लिंक बन रही थी ना। अगेन जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि अगेन दैट गोज विद द ह्यूमन साइकी ना, कि बाज़ औक़ात तो ऐसी खबर होती है कि वो एकदम लोगों को उसके ऊपर जला के इनरेज करा देती है, जिसके ऊपर ये नुकसान होता है। अब उस बंदे को हम क्या, मतलब कहीं कि नहीं कोई बात नहीं, इसने सोशल मीडिया, आई थिंक कि वो उसका उतना ही जुर्म है जो इतना कि लोगों को उसकी वजह से, लेकिन आप देखें ना कि इसके पीछे जो उसके लिए एक इंसेंटिव फैक्टर क्या था कि उसको ज्यादा लोग देख रहे हैं, उस तक ज्यादा रीच हो रही है, पैसे मिल रहे हैं। हाँ, दो तरह के इंसेंटिव हो सकते हैं। एक इंसेंटिव तो हो गया यही आपने कहा कि फेमस होने का इंसेंटिव, कि मैं टिकटॉक का स्टार बन जाऊं या मेरी जो फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन आप इसमें से उसको भी नहीं भूल सकते कि जो कि मेरा ख्याल है कि अगेन, क्योंकि हम अगेन इसको समझते हैं, जब साइबर वॉरफेयर की हमने बात की तो इसके अंदर आप और जिसको फॉरेन एलिमेंट्स को भी इसमें हम रूल आउट नहीं कर सकते, कि जहाँ पे इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑर्गेनिक, कि जहाँ पे लोगों को इसमें किया है मैनी ए टाइम्स इसके अंदर ऐसा है कि जहाँ से पीछे से कोई ना कोई पार्टीज जो आपके मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, वो भी ऐसी चीज़ों को इनकरेज किया जाता है कि जहाँ पे इसको किया जाए। और वो मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जहाँ पर एक ट्रेंड माइंड एक पैसों के हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट के साथ विद अ मोटिव एंड एन इंटेंशन कि आपके मतलब किसी को आप डैमेज करना चाह रहे हैं, जब उस चीज़ को फैलाया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप फ्रंट पे नहीं आ रहे, आप सिर्फ लोगों के ज़हन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, इसके कोई डिनाइल नहीं, बिल्कुल हो रही है। इस पे ये ना सिर्फ पाकिस्तान में और भी जगहों पे हो रही है, और हमारे इसके लिए शायद अभी एक्सपोज हुए हैं, हमारे पास इसका आ रहा है तो हमें ज़्यादा वो चीज़ उस पर आ रही है, बट बिल्कुल हो रही है। और जिस तरह हमने बात की, जिसको वही हम स्टार्ट में भी बात कर रहे थे कि जो 5th जनरेशन वॉर है, तो जिस तरीके से वॉर के अंदर एक दुश्मन का हक है कि वो अपनी जहाज़ भेजता है, फौजी भेजता है, मिसाइल मारता है आपके ऊपर, तो वो डिजिटल के ऊपर आप पे अटैक क्यों ना करे। तो मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि दुश्मन क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है इज़ लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका काम है, तभी वो आपका दुश्मन है, क्योंकि आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। अगर वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा तो फिर तो आपका दुश्मन ही नहीं है वो। वेरी ट्रू। तो दुश्मन क्या कर रहा है या कौन बंदा विद नेगेटिव इंटेंशन आपके अगेंस्ट जा रहा है, उसको ज़रूर हमें पता होना चाहिए, बट उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाने का मुझे नहीं है। हाँ, आपके हाथ में क्या है कि आप उस पर रिस्पॉन्स कैसा देते हैं, आपकी तैयारी क्या है। सो उस पर आपकी हमारी तैयारी क्या है। सो डिजिटल टेररिज्म, मिलेट से जी हम एज्यूम करते हैं 100% या 80% फॉरेन फंडेड है, सो फाइन, दैट इज़ अ नंबर, बट व्हाट हमारा स्टेप ये है कि हम उस डिजिटल टेररिज्म को रोकने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। इस पर कानून साजी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर आपने जिस तरह की बात की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, मैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरा ख्याल है हमें गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर, जिस तरह हमने कहा कि वी आर नॉट अ स्मॉल कंट्री, वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री, हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस उनकी जो है वो पाकिस्तान से आती है। तो हमें इसके ऊपर गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर गूगल का यहाँ पे ऑफिस होगा, फेसबुक का यहाँ पे ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, हम उनको इसके ऊपर करें कि जो डेटा सेंटर्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट करें ताकि हमारा डेटा यहाँ रिजाइड करे। इससे ये होगा, एक तो आपके लोकल लेजिस्लेटिव लॉज के अंदर जो एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, दूसरी वो यहाँ से जितनी अर्निंग कर रहे हैं आपको टैक्सेशन में फ़ायदा होगा, तीसरा जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाएंगे तो यहाँ से आपकी बहुत सारी जॉब क्रिएशन होगी। exactly. तो जो गवर्नमेंट के करने वाला काम है मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा वो ये है कि वो इस लेवल के ऊपर जो है वो पॉलिसी मेकिंग, इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम, जहाँ पे ये जो बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं इनको एम्ब्रेस करें, इनके साथ ऐसी चीज़ें करें कि उनको लेकर आएँ अब यहाँ पे अपने ऑफिस करने पे, और फिर उसके बाद उनको रेगुलेट उसके ऊपर जो है वो करें। और दूसरी चीज़ ये जिस हमने कहा कि आप यहाँ पे जो लॉज लेकर आते हैं या उसके ऊपर करते हैं, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन जो कि गवर्नमेंट करती है टू अवॉइड अ थिंग, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम है इन्फिल्ट्रेट करना, वो ऑफ कोर्स कौन सी एजेंसीज़ हैं जो नहीं करती दुनिया में, या कौन सी गवर्नमेंट है जो टोटल फ्री हैंड दे देती है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये मेरा इसके ऊपर एक डिटेल टेक। देखिए, ये जो डिजिटल डाटा के ऊपर गेम चल रही है ना सारी, जिसमें आपको लगता है कि शायद आपकी आइडेंटिटी हासिल करना कोई बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे ब्रेन्स मौजूद हैं जो इन तमाम चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से काम करें। फरहान साहब, ऐसा ही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोई टैलेंट की कमी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। और ये अनकरीब आप देखेंगे कि वो लोग जो कि अपने आप को एक ऐसे आईडी के साथ डिस्क्लोज करते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसके पीछे शायद ह्यूमन कुछ और है, फेस कुछ और है और आईडी कुछ और है, ये तमाम लोग अनकरीब कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं।